विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड वैध नहीं माना जाएगा, अब बीएड के लिए जो नया सत्र शुरू हो रहा है उसमें आवेदन की संख्या बहुत तेज़ी से घटी हुई है। पिछले साल की अपेक्षा देखें तो इस साल तो पिछले साल की अपेक्षा आधे से कम आवेदन आए हैं। अभी तक जो कुल आवेदन आए हैं ये संख्या लगभग 1,85,000 के आसपास है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कुल सीटें लगभग 2,40,000 के आसपास हैं और अभी तक सीटों के बराबर भी आवेदन नहीं हुए हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत ही व्यग्रता से इंतज़ार कर रहे हैं यूपी डीएलएड का, क्योंकि डीएलएड के जो अभ्यर्थी होंगे उनको प्रायोरिटी में जॉब मिलेगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है और जो फैसला आया है 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद बीएड के लिए केवल जो है डीएलएड ही मान्य होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा है सर कि यूपी में डीएलएड के प्रवेश की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। हालांकि फ्रेंड्स, वर्तमान समय में आचार चुनाव संहिता लागू है और इसके वजह से कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा पिछले साल एडमिशन कब शुरू हुए थे, क्या प्रक्रिया थी और इस साल डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है, आपके नोटिफिकेशंस कब तक जारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले साल जो डीएलएड का नोटिफिकेशन आया था ये मई के महीने में आया था। अब इस साल ये नोटिफिकेशन मई में आने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन ये आप मान चलिए कि जून में आपका जो नोटिफिकेशन है ये कभी भी जारी हो सकता है। तो जून के महीने में आपका जो नोटिफिकेशन है यूपी डीएलएड का ये जारी किया जाएगा और इसके बाद इसमें एडमिशन जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। इसमें कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, नो एग्ज़ाम। आपकी जो मेरिट होती है, आपकी जो एकेडमिक मेरिट होती है, उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। तो प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, बात करेंगे शैक्षिक अर्हता के बारे में, तो आपका यहाँ पर स्नातक होना जरूरी है। स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण की हो तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट है। यानी कि तब अगर उनका स्नातक में 45% अंक भी है तब भी उनको जो है आवेदन जो है वो कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें एज लिमिट के बारे में, तो अभ्यर्थी की आयु जो है वो 1 जुलाई को कैलकुलेट की जाती है। तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, यूपी से हैं, तब आपको 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि 40 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। और रही बात कि आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ही आपसे लिए जाएंगे, यानी कि आपको जो फॉर्म भरना होगा वो कंप्यूटर पर जाकर भर देना होगा। तो ये तो एक सहज प्रक्रिया है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि जो चयन प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो ध्यान सुनिएगा कि अभी तक जो चयन हुआ है तो वो किस प्रकार से होता है। देखो फ्रेंड्स, जो चयन होता है ना वो मेरिट के आधार पर होता है। अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रेषित आवेदन पत्र होता है उसमें उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आकलन करते हुए जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है। वरीयता क्रम में वर्ग श्रेणीवार चयन की कार्रवाई की जाएगी। गुणांक के आकलन में जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपका जो हाई स्कूल है वो 600 अंकों पर है और आपको 300 अंक प्राप्त हुए हैं तो आपकी जो मेरिट होगी वो 50 यहाँ पर मानी जाती है। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें जो आपका प्राप्तांक प्रतिशत है उनको ऐड करके ही यहाँ पर मेरिट जो है वो तैयार की जाती है। तो मतलब आपका जो एकेडमिक है उसी के आधार पर आपकी जो मेरिट होगी वो तैयार की जाएगी। पिछले साल फॉर्म भरने का जो शुल्क था वो जनरल और ओबीसी के लिए 700 रुपये था, एससी और एसटी के लिए 500 रुपये था और दिव्यांगों के लिए 200 रुपये था। तो फिलहाल अभी इस साल यानी कि 2024 में जो प्रवेश होंगे तो उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर लें, सबसे बेटर रहेगा। लेकिन यही नियमावली जो है वो पिछले साल अपनाई गई थी, तो इस साल भी यही नियम रहेंगे। नियम में बदलाव के लिए कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक जानकारी है जो कि आप लोगों ने मांगी थी कि सर डीएलएड में कैसे एडमिशन होगा, तो ये जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, नया सत्र शुरू हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं, स्कूल खुल गए हैं।
और अभी तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की ओर से कक्षा 3 और 6 की पुस्तकें बाज़ार में नहीं आई हैं। इन कक्षाओं का पाठ्यक्रम इस बार बदल दिया गया है। पाठ्यक्रम बदलने के बाद नई किताबें नहीं छप पाई हैं। ऐसे में अब ऐसे बच्चों को ब्रिज कोर्स पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की ओर से कक्षा 3 और कक्षा 6 की किताबें बदलने की घोषणा कुछ महीने पहले ही हुई थी। नया सत्र शुरू होने के साथ ही जो किताबें हैं वो मार्केट में आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया जा रहा है। बच्चों पर पाठ्य पुस्तकों का बोझ कम करने का भी प्रयास चल रहा है। इन किताबों में क्या क्या बदलाव किया गया है अब तक इसे भी स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए एनसीईआरटी ने इन दोनों कक्षाओं में पढ़ाई के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया है। एनसीईआरटी की वेबसाइट से ये जो ब्रिज कोर्स है इसको अभ्यर्थी जो हैं और शिक्षक जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाना शुरू भी कर दिया गया है। तो कक्षा 3 और कक्षा 6 के बच्चों को ब्रिज कोर्स का जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर है। वहाँ से जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं और उसका प्रिंट आउट लेके डायरेक्टली मोबाइल या टैबलेट से उसको पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में नया सत्र शुरू होने के साथ ही बाज़ार में मांग के अनुरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की किताबें अभी आई नहीं है, तो किताबों के लिए बच्चे दुकान दुकान भटक रहे हैं। हालात ये हैं कि पुस्तकों के थोक विक्रेता ने एनसीईआरटी की किताबों के लिए 10 लाख का ऑर्डर दिया था, तो उन्हें 2 लाख की किताबें मिली हैं। एनसीईआरटी की लापरवाही से किताबें नहीं मिल पा रही हैं। इसका फ़ायदा एक बार फिर निजी प्रकाशक उठा रहे हैं। नया सत्र शुरू होने के साथ ही निजी प्रकाशकों की किताबें बाज़ार में आ गई हैं। दूसरी ओर एनसीईआरटी की किताबें बाज़ार में कम मिल रही हैं। क्या करेंगे? मतलब स्थिति तो ऐसी है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसे आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने चले जाएं और आपकी सैलरी जो है महीने में मान लेते हैं अगर आप 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं तो आधी से ज़्यादा सैलरी तो बच्चे की फ़ीस हो जाती है, तो आपका परिवार कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हर साल जो किताबें बदल जाती हैं ये बहुत ही मुश्किल क्रिएट करती हैं। हम लोग जो पढ़ते थे तो किताबें 10-10 साल 15-15 साल पता नहीं, मतलब किताबें बदलती ही नहीं थी, पाठ्यक्रम सेम रहता था। और ये एक अच्छी बात होती थी कि पुरानी किताबों से भी काम चल जाता था। जो पुरानी किताबें होती थी बच्चे उसको ले आते थे और उस पर कवर जिल चढ़ा के अपना काम चला लेते थे और फिर ये किताबें अगले साल भी काम में आ जाती थी। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही ख़राब है। पहली बात तो ये है कि किताबें जो हैं वो बहुत ही महंगी हैं। स्कूलों की फ़ीस, हालांकि हर स्कूल जो है अलग अलग फ़ीस लेता है, लेकिन फिर भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट स्कूल्स की। ऊपर से हर साल नई किताबें जो हैं वो भी काफ़ी कास्टली पड़ती हैं। एक सामान्य जो परिवार है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है और हर साल ये किताबें 1 साल पढ़ने के बाद रद्दी में चली जाती हैं। सबसे बड़ी बात होती है फिर इनके लिए जो बस वगैरह आती है उसकी भी जो फ़ीस होती है, उसका भी जो शुल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो हम भारतीय होते हैं उनके मन में अपने बच्चों के लिए विशेष स्नेह रहता है, जिसकी वजह से हम पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे का जो एजुकेशन है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाए। भले ही हम अपना जो आधा पेट है उसको खाली रखेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। बस इसी के मद्देनज़र जो लगभग 15,000 रुपये की सैलरी कमा रहे हैं उनका लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये तो एक बच्चे की फ़ीस में चला जा रहा है और फिर वो अपना खर्च कैसे चलाते हैं, निश्चित रूप से वो कर्ज में डूबते चले जाते हैं और आगे चलकर स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है। सरकार को एक बात पर तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि फ़ीस ये लिमिटेड होनी चाहिए और किताबें हर साल ना बदलें। किताबों के मूल्य पर नियंत्रण ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं कई बार इस पर सोशल मीडिया में लिख भी चुका हूँ और कई अखबारों में भी मेरे आर्टिकल्स आए, लेकिन फ़िलहाल तो क्योंकि ये एक मलाईदार काम है, इसमें पैसा मिलता है लोगों को, इसलिए ये काम बंद नहीं हो रहा है और बंद होगा भी नहीं। किताबें हर साल बदलने की क्या ज़रूरत है? आपके पास एक्सपर्ट बैठते हैं, उनकी कमेटी डिसाइड करती है कि किताबें जो होती हैं वो यही चलेंगी, तो फिर क्या वजह होती है कि 1 साल के बाद उसको आउटडेटेड माना जाता है? अगर एक साल पर चीज़ें आउटडेटेड होंगी तो कैसे काम चलेगा? फिलहाल इस पर भी सभी को विचार करना चाहिए। सरकार को तो सबसे पहले कि किताबें कम से कम ना बदलें, ताकि कम से कम जो पुरानी किताबें हैं उससे जो बच्चे हैं अपना काम चला सकें। एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा और इससे जो आपका पर्यावरण है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा, क्योंकि किताबें जो बनती हैं कागज़ से और कागज़ के लिए आप जंगल काटते हैं और जंगल का सीधा सीधा प्रभाव इन्वायरमेंट पे पड़ता है। तो अगर कुछ काम कर लिए जाएँ तो बहुत ही बेहतर रहे। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ और भी आ रही है कि जो 10वीं और 12वीं में फेल छात्र हैं वो उसी स्कूल की नियमित कक्षा में दाखिला ले सकेंगे। मतलब अभी तक क्या होता था कि अगर कोई बच्चा 10वीं या 12वीं में फेल हो जाता था तो
वो प्राइवेट के तौर पर ही उस विद्यालय में पढ़ पाता था और उसकी जो मार्कशीट आती थी उसमें एक्स लिख दिया जाता था। तो जब ना तो एक्स लिखा जाएगा और ना ही उसे नियमित तौर से पढ़ने पर रोका जाएगा। तो ये एक शानदार पहल है कि जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं वो अपना रीएडमिशन उसी स्कूल में करवा सकेंगे और उनके लिए नियमित कक्षाएं उपलब्ध होंगी। ऐसा नहीं कि उनको आने से रोका जाएगा और सभी स्कूल कॉलेज जो भी हैं संबंधित वो उनको एडमिशन लेने से बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं और साथ ही साथ उनकी परीक्षा भी नियमित तौर से होगी और उनकी जो मार्कशीट होगी वो भी बिल्कुल फ्रेश होगी। मतलब मार्कशीट देख के ये नहीं लगेगा कि बच्चा जो है फेल हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ड्रॉप आउट को रोकने के लिए आंध्रा ने सबसे पहले ये पहल की है और अब इसे जो शिक्षा मंत्रालय ने अपना लिया है, पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। बिहार और उड़ीसा में ड्रॉप आउट सबसे अधिक हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत ही बुरी स्थिति है ड्रॉप आउट्स की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट्स हैं वो कहाँ पर हैं। एक जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक लगभग 46 लाख, हाई स्कूल और इंटर को मिला लें तो लगभग 46 लाख बच्चे जो होते हैं वो हर साल हाई स्कूल और इंटर में फेल हो जाते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 10वीं में 27.47 लाख और 12वीं में 18.63 लाख अभ्यर्थी जो थे वो फेल हो गए थे और इसमें से 55% मतलब आधे से ज़्यादा लोगों ने फिर एडमिशन लिया ही नहीं। तो ऐसे तो बहुत ही बुरा होता है सभी के साथ। एक तो हमारे यहाँ जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो भी गिर जाता है, दूसरी बात ये होती है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं बनता है। तो कम से कम ये मतलब इंटरमीडिएट पढ़ जाएं, यही प्रयास सरकार का यहाँ पर है। और रही बात यूपी में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई थी तो उसका जो परिणाम है लगभग तैयार है और उसका वेरिफिकेशन यानी कि जो मार्कशीट वगैरह है उसमें जो अंक चढ़ाए गए हैं उसका वेरिफिकेशन भी किया जा चुका है, कई बार किया जा चुका है। और अब बहुत जल्द माना जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में कभी भी आपका जो रिजल्ट है यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का वो जारी हो सकता है। पिछले साल ये जो रिजल्ट आए थे वो 25 अप्रैल को आए थे, लेकिन इस बार प्रयास है कि 25 अप्रैल से पहले यूपी बोर्ड जो अपना रिजल्ट है उसको जारी कर दे। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं बता रहा हूँ कि एक नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, जिस पर मैं जीएस आप लोगों को पढ़ाता हूँ और आज से वहाँ पर आरओ और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करके अपलोड किए जाएंगे। तो अभी भी थोड़ा सा समय है, अगर आप चाहें, अगर आप आरओ यूपी पीसीएस या आयोग की कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती हो या कोई भी परीक्षा हो आयोग की जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो जीएस का पैटर्न लगभग सेम रहता है और उसमें जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो काफ़ी मतलब आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो हल करके दे दिए जाए। तो चैनल का नाम याद रखिएगा, ओनली जीएस मास्टर क्लास, ये चैनल का नाम है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर की क्लास भी मिल जाती है, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं और पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो टाइमली आपको दे दिए जाते हैं। तो आसानी से आप सभी प्रश्नों को देखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब का जो बटन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको दिया गया है चैनल के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है या टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।